नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मैं एक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ। एक ऐसा सवाल जिसे आपने शायद ही कभी सीरियसली लिया हो या आपके शायद कभी दिमाग में भी आया हो। जी हाँ, ऐसा सवाल क्या हो सकता है? वो सवाल है कि कल अगर जॉब आपकी इसलिए चली जाए क्योंकि आपके हेल्थ के चैलेंजेस हैं, आप अपना काम 100% नहीं कर पा रहे हैं और इसी की वजह से आपको लगता है कि शायद ये जॉब आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो तब क्या करोगे आप? और ये सवाल मैं आपको इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है? जी नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक बार नहीं 2 बार यही सवाल हॉस्पिटल के बेड पर मैंने खुद से पूछा और इसका जवाब खुद ढूंढा भी। जी हाँ, ढूंढा भी। मैं हूँ मीना कर्माकर और आप देख रहे हैं रिटायर विद पर्पस, इंडिया का वो चैनल जो आपको सिखाता है कैसे बनाते हैं एक पर्पसफुल सेकंड इनिंग्स जिसमें हो आइडेंटिटी, इनकम, इम्पैक्ट और लेगेसी। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ अपनी वो 2 पर्सनल स्टोरी जिसने मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग की सोच की शुरुआत करी। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम हर सैटरडे और वेडनेसडे को बात करते हैं पर्पस की, आइडेंटिटी की, इनकम की और लीगेसी की। अब चलते हैं उन 2 इंसिडेंट्स की तरफ जिसने सब कुछ बदल दिया। लास्ट ईयर मदर्स डे 11 मई को मैं नानी बनी और इस साल 11 मई को मेरा ग्रैंडसन का फर्स्ट बर्थडे था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए मैं 10 मई को ही मुंबई पहुंच गई विद फैमिली अपनी डॉटर के पास। एक्साइटमेंट था, बहुत खुशी थी कि 1 साल का हो गया है वो। लेकिन उसी दिन मॉर्निंग से मेरा स्टमक थोड़ा अपसेट हो गया। मुंबई गई थी अपने ग्रैंडसन का बर्थडे सेलिब्रेट करने। घर में रौनक थी, खुशियां थी और बहुत सारी एक्साइटमेंट में सब एक्साइटेड थे। लेकिन कहते हैं ना, आपका प्लान ए है लेकिन जिंदगी का प्लान तो कुछ और ही होता है, वो होता है प्लान बी। जिंदगी का यही अंदाज है, वो अपना प्लान खुद बनाती है। 11 मई को जैसे मैं से उसका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और रात 12 बजे 3:30 बजे के आसपास मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है बिगड़ती ही चली जा रही थी। मैं एक बूंद पानी भी नहीं ले पा रही थी। एक दिन पहले बर्थडे केक सेलिब्रेशन, अगले दिन हॉस्पिटल बेड, कमजोर बॉडी, थका हुआ मन और अंदर से उठता एक सवाल जो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा था, इवन मेडिसिन्स की इतनी हाई डोज के बावजूद भी। मेरा जो काम, मेरा पर्पस, जो मैंने अपना पहचान का सफर जो शुरू किया था, अब वो क्या होगा उसका? क्या मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगी और वो मेरा सफर ऐसे ही अधूरा रह जाएगा? पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक बीमार इंसान का डर नहीं था, ये वो आइडेंटिटी क्राइसिस थी जो हजारों लोग फेस करते हैं जब रिटायरमेंट के बाद या किसी भी बीमारी के टाइम पर वो ऐसा सोचते हैं और अचानक से उनको रियलाइज होने लगता है कि अभी तो बहुत कुछ करना था, बाकी है, अब उन सब का क्या होगा। और उसी हॉस्पिटल बेड पर उसी समय मेरी सोच जो है ना, वो 2020 में लेकर चली गई वो कोविड टाइम पे, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, जब दुनिया रुक गई थी, ऑफिसेज बंद हो गए थे, डेजिग्नेशंस के
कोई मतलब नहीं रहे थे और पहली बार मुझे रुक कर सोचने का मौका मिला था। उससे पहले मेरी तो पहचान मेरी प्रोफेशनल आइडेंटिटी ही थी सिर्फ, और कुछ था ही नहीं। मेरी अचीवमेंट्स, मेरा डेजिग्नेशन, सब कुछ था मेरे लिए। लेकिन कोविड में, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया कि ये जो पेनफुल सवाल है ना, वो भी तब मेरा हॉस्पिटल में आया था और उसके बाद से ही मैंने अपनी जॉब के अलावा अपनी पहचान को बनाना शुरू किया। मैं तब ये नहीं समझ पाई थी कि ये रिटायरमेंट प्लानिंग का असली पहला स्टेप है, अपने आप को अपने जॉब से अलग करना। इसीलिए शायद मैंने उस समय खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू किया। पब्लिक स्पीकिंग, कोचिंग, हीलिंग, NLP, ऑथर, प्रोफेशनल हैंडराइटिंग एनालिस्ट, पता नहीं क्या क्या कितने कोर्स उस टाइम पर मैंने किए। पर क्या पता था कि यही शायद एंड नहीं है, इसके बाद की स्टोरी भी बाकी है। कोविड के बाद मैंने अपनी कम्युनिटी भी बना ली थी, पहचान का सफर भी शुरू कर दिया था, लोगों को उनकी असली आइडेंटिटी ढूंढने में भी मदद कर रही थी। धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ रही थी, अच्छे क्लाइंट्स आ रहे थे, पेड क्लाइंट्स आ रहे थे। मुझे लगा ये हो गया मेरा रिटायरमेंट का प्लान, यही मेरा पर्पस है, बस हो गया, यही करना मुझे आगे। मुझे लगा मेरा पर्पस मिल गया, रास्ता मिल गया, यही मेरे कृष्णा जी की मर्जी है। लेकिन क्या पता था उनको कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने मेरे लिए एक और लेसन बाकी रखा है, और वो लेसन मुझे मिलना था उस हॉस्पिटल के बेड जो मुंबई में मैं हॉस्पिटलाइज हुई। जिस रूम में मैं एडमिट हुई, उस रूम में एक लेडी 3rd डे पे आके एडमिट हुई। पहली नजर में बहुत सिंपल, बहुत ऑर्डिनरी, बहुत हम्बल। लेकिन जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो समझा कि असली स्ट्रेंथ कैसी दिखती है। 2007 में उनके लंग का ऑपरेशन हुआ था। एक लंग उनका रिमूव कर दिया गया था और डॉक्टर ने कहा था उनको रेस्ट करें, आप शायद 2-4 साल ही जी सकती हैं। हस्बैंड भी पास्ड अवे, बेटा छोटा था, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं था, कोई भी नहीं। ऐसे सिचुएशन में कोई भी टूट जाता है, कोई भी हार मान लेता है, बट उन्होंने नहीं मानी। उनको पता था मेरा छोटा बेटा है जो स्कूल जाता है, उसके लिए मुझे जीना है और उसके लिए मुझे करना है। उन्होंने अपने घर से ट्यूशन क्लासेस शुरू करी, फिर उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया। हेल्थ के चैलेंजेस के बावजूद लगातार वो अपने धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाती गईं, स्कूल करती रहीं, ट्यूशन्स पढ़ाती गईं, और उन्होंने यहाँ तक कि मुंबई जैसे शहर में अपना 1 BHK का घर बनाया। सिर्फ यही नहीं, उनका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है कनाडा में। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा छुई ना इस कहानी में, वो थी ये। जब वो हॉस्पिटल में थी ना, तो उनके स्टूडेंट उनसे मिलने आए, क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, उनको कोई मिलने नहीं आ रहा था। वो मेरे भरोसे पे उनकी बहन छोड़ के चली गई थी, बट उनके स्टूडेंट्स उनके आके उनका हाल चाल पूछ रहे थे, उनकी फैमिलीज आके उनका हाल चाल पूछ रही थी, उनकी केयर कर रही थी, उनके लिए दुआ कर रही थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ाया नहीं था, उन्होंने जिंदगियां छुई थी, उन्होंने लीगेसी बनाई थी। और उसी पल मुझे वो चीज समझ में आई जो कोई रिटायरमेंट प्लानिंग गाइड नहीं सिखा सकती। जॉब हमें इनकम जरूर देता है, लेकिन पर्पस नहीं। हम इम्पैक्ट कैसे करें? क्या डेजिग्नेशन दे पाएगा ये मुझे? कंट्रीब्यूशन अगर हमें करना है तो हम कैसे करें? तो अगर कंट्रीब्यूशन किया तो उन्होंने इस तरह से अपने रिलेशनशिप्स बनाए। यही फर्क समझ में आया मुझे उस समय कि जो मैंने कोविड में शुरू किया था वो एक्चुअल में रिटायरमेंट की तैयारी का पहला स्टेप था। बहुत लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब सिर्फ बचाना है, FD करो, म्यूचुअल फंड करो, पेंशन सेट करो,
पैसा ज़रूर ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर सिर्फ पैसा है और कोई रीज़न नहीं है सुबह उठने का, तो वो रिटायरमेंट नहीं, वो एक तरह की कैद है। जी हाँ, एक तरह की कैद है। लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट का मतलब हर सुबह एक वजह के साथ उठना, किसी की मदद करना, कुछ नया सीखना, अपनी विजडम्स शेयर करना, अपनी स्टोरी बनाना, वो मुझे उनसे बात करते वक्त समझ में आया। भगवत गीता में भी तो यही लिखा है जो हमें याद रखना चाहिए। वो हमें हमेशा याद दिलाती है, हम सिर्फ अपने रोल्स नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी जॉब नहीं हैं, हम सिर्फ अपने डेजिग्नेशन नहीं हैं, हमारी असली पहचान उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। और इसलिए आज मैं आपको ये क्लियरली कहना चाहती हूँ, रिटायरमेंट सिर्फ एक करियर का अंत नहीं है। रिटायरमेंट एक नए अध्याय की शुरुआत है, और ये शुरुआत आप खुद लिखेंगे। कैसे? तो मैं आज आपको एक सवाल देकर जाना चाहती हूँ। जवाब लिखते वक्त ना, लिखने के लिए मत लिखिएगा सिर्फ। और वो सवाल है कि अगर कल आपकी जॉब किसी भी रीजन से चली जाए, तो आप किस बात के लिए याद रखे जाना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं हर कमेंट को पढ़ती भी हूँ और उसका जवाब भी देती हूँ। याद रहे, जवाब लिखते वक्त सच में सोचिएगा, सिर्फ लिखने के लिए नहीं, अपने लिए लिखिए, किसी और के लिए नहीं। और अगर आप 50 प्लस हैं या रिटायरमेंट के करीब हैं या अपनी सेकंड इनिंग्स को पर्पस के साथ जीना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, और साथ साथ ये वीडियो उन सबके साथ शेयर करें जिन्हें आज इसी सवाल की ज़रूरत है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो मैं हमेशा से बोलती हूँ, आपकी जॉब रिटायर हो सकती है, आपका डेजिग्नेशन रिटायर हो सकता है, लेकिन आपका पर्पस वो कभी रिटायर नहीं होना चाहिए। सो मैं हूँ मीना कर्माकर, और ये है रिटायर विद पर्पस की ज्ञान गंगा, जहां हम मिलकर क्रिएट करते हैं आइडेंटिटी, इनकम, इम्पैक्ट और यस लीगेसी। और इसी के साथ आपकी पर्पसफुल सेकंड इनिंग्स अब शुरू होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।